नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विकसित देशों के समूह G7 के सदस्य देशों का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें भारत का भी नाम शामिल करने की पेशकश की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए यह काफी अहम है। इस मंच के जरिए भारत की साझेदारी विकसित देशों के साथ होगी और इससे वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा भी बढ़ेगा। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 की होने वाली बैठक को टाल दिया है। अब यह बैठक सितंबर में होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि G7 पूरी दुनिया का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए इसका विस्तार जरूरी है। भारत का इस समूह में शामिल होना और चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जहां चीन, पाकिस्तान और अब नेपाल के जरिए भारत की घेराबंदी की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत तो अमेरिका और पश्चिमी देशों का खुला समर्थन मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने कई मौकों पर बता दिया है कि आज भारत किसी से डरने वाला नहीं है। वो खुलकर अपनी बात रखेगा, अपनी सीमाओं को जी जान की रक्षा करेगा सीमाओं की। और आज भारत एक वैश्विक ताकत बनने की तरफ बढ़ चुका है और G7 में उसे शामिल करने का प्रस्ताव इसी कड़ी का एक हिस्सा है। अमेरिका ने भारत समेत 4 देशों को G7 देशों के समूह में शामिल करने की जो मंशा जताई है, उसके मायने काफी व्यापक हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अमेरिका ने इसके लिए कहीं न कहीं रोडमैप तैयार कर लिया है। यही वजह है कि अमेरिका ने आर्थिक मंदी से उबरने के बारे में विचार के लिए प्रस्तावित G7 की बैठक सितंबर तक टालने का फैसला किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि G7 देशों के समूह में शामिल होने से भारत की ताकत और साख दोनों ही बढ़ जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जाहिर की गई ये मंशा भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों के अलावा एशिया समेत पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत पर एक तरह से मोहर लगा रही है। इसके अलावा ये भारत की वैश्विक मंच पर कूटनीतिक जीत भी है। ट्रंप का कहना है कि G7 को अब G10 या G11 बनाने की जरूरत है। G7 में अमेरिका ने जिन देशों को शामिल करने की अपील की है, उसमें भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, रूस और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। रूस पहले से ही G8 समूह का हिस्सा था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जा किए जाने के बाद 2014 में उसे इस समूह से बाहर कर दिया गया था। अमेरिका के अलावा इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस अभी इस समूह के सदस्य हैं। भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को इस संगठन में शामिल करने के पीछे अमेरिका की मंशा चीन को कंट्रोल करने की है। ये इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि वर्तमान में दुनिया के कई देश चीन की घेराबंदी का सीधा संकेत दे चुके हैं। अमेरिका ने भारत चीन सीमा विवाद पर भी खुलकर भारत का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रविवार को कहा कि चीनी सैन्य क्षमताओं के खतरे को देखते हुए अमेरिका भारत समेत दुनिया भर के कई देशों के साथ हाथ मिला सकता है। पोम्पियो ने कहा कि हम विश्व भर के अपने सहयोगी देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राजील, यूरोप के साथ अच्छी सहभागिता निभा सकते हैं। हम अच्छे साझेदार हो सकते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए पोम्पियो ने कहा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मार्च से ही ये सब कर रही है। वो लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। वे निश्चित रूप से वहाँ कुछ करेंगे जिससे उनका फायदा हो, लेकिन वहाँ जिन भी समस्याओं को आपने देखा है वो सिर्फ धमकियां हैं और जिसे वो लंबे समय से देते आ रहे हैं। उधर चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरना चाहते हैं। अब नेपाल भी चीन की भाषा बोल रहा है। नेपाल की संसद में वहाँ की KP शर्मा ओली सरकार ने संविधान में संशोधन का बिल पेश किया है। इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक को बदला जा रहा है। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखलाया है। ये 3 इलाके कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख हैं, जो भारत की सीमा में आते हैं, लेकिन नेपाल इन पर दावा करता आया है। नेपाल की सरकार को संसद के भीतर मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है। नेपाल ने भारत के 395 किलोमीटर के इलाके पर अपना दावा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया, तभी नेपाल ने इसका विरोध किया था। उसके बाद 18 मई को नेपाल ने नए नक्शे में यह हरकत कर दी। भारत ने साफ कहा था कि नेपाल को भारत की संप्रभुता का और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। नेपाल के नेतृत्व को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे बैठकर बात हो सके। लेकिन नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री KP शर्मा भी वामपंथी है। वो नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद वर्ष 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल था। KP शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। ओली ने पिछले चुनाव में भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की थी। उन्होंने भारत का डर दिखाकर पहाड़ियों और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया और सत्ता हासिल कर ली। अब वो चीन की गोद में जा बैठे हैं।
और उसी के उकसाने पर भारत से रार ठान ली है। लेकिन भारत को जिस तरह अमेरिका और पश्चिमी देशों का खुलकर समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए भारत से लोहा लेना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने कई मौकों पर बता दिया है कि आज का भारत किसी से डरने वाला नहीं है। वो खुलकर अपनी बात रखेगा, अपनी सीमाओं की जी जान से रक्षा करेगा। आज भारत एक बड़ी वैश्विक ताकत बनने की तरफ बढ़ चुका है और G7 में उसे शामिल करने का प्रस्ताव इसी कड़ी का एक हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद से इस तरह से विकसित देशों के समूह G7 के सदस्य देशों का विस्तार करने का प्रस्ताव सामने आया है। इसमें भारत का भी नाम शामिल करने की पेशकश की गई है। तो आज लोकतंत्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक बोहरा साहब, बहुत स्वागत है सर आपका, विदेश मामलों के जानकार हैं। और विष्णु प्रकाश साहब, विदेश मामलों के जानकार हैं सर, आप भी बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ अजय कौल सर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। तो जिस तरह से आज अमेरिका की ओर से ऐलान किया गया है, पेशकश की गई है भारत को शामिल करने की, तो सबसे पहला सवाल मेरा दीपक बोहरा साहब आपसे है कि क्या अमेरिका चीन को काबू करने की कोशिश कर रहा है इस तरह के पेशकश करके? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था जी। सबसे पहले तो मैं एम्बेसडर विष्णु प्रकाश का स्वागत करता हूं, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट। इनके मुकाबले की बहुत कम राजदूत है हमारी सर्विस में। आपकी रिपोर्ट सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तान और चीन बड़े परेशान हैं दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आमंत्रण दिया और कहा है कि भारत और रूस को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को भी G7 में शामिल किया जाए। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग कंपटीशन में नहीं है। पाकिस्तान भारत का कोई मुकाबला नहीं है। लेट्स गेट दैट क्लियर। ये बहुत स्पष्ट रूप हो चुका है कि हमारा उनके साथ उनका रेलेवेंस नहीं है हमारे। मतलब वो थोड़ी बहुत तकलीफ हमको देते रहते, तंग करते रहते, बट देयर इज नो रेलेवेंस। ये जो ट्रंप साहब ने रखा है, G7 का इतिहास तो आप जानते हैं कि मिड 70s में स्थापना हुई थी, जब ऑयल प्राइस हाइक हुआ था 1973 में। पहले 4 थे, फिर 5 बने, फिर 6 बने, कनाडा के बाद 7 बने, फिर 8 बन गए। जब रूस आ गया रूस को निकाल दिया, अब फिर 7 आ गए। रियलिटी हकीकत यह है कि जो G7 के देश हैं, आज शायद 1/3 ग्लोबल GDP उनका है और शायद आधी दुनिया की जो आर्थिक संपत्ति है, वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, शायद आधी उनके पास है। बट वो जमाना अब खत्म हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ को बने हुए 75 साल हो गए। आपके अपने घर में कोई 75 साल पुरानी चीज नहीं होगी। ये टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड है। तो ये जो ग्रुप बना था उसके बाद जो साल गुजरे हैं, जो समय बीता है, उसमें नए देश उभर के आए हैं और उनमें से अव्वल है इंडिया एज ए लिबरल डेमोक्रेसी। तो जो आप देख रहे हैं कि जो नई हकीकत है उसमें इंडिया एंड अ फ्यू अदर कंट्रीज, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया है, रशिया का नाम लिया, साउथ कोरिया का नाम लिया। दीज आर, रशिया के बारे में तो पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन, बट ये है न्यू इकोनॉमिक पावर हाउस। और G7 की स्थापना जो हुई थी वाज नॉट टू डिस्कस पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा था कि हम मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज पे डिस्कस करेंगे। तो आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं विदाउट द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन PPP टर्म्स एज ए लिबरल डेमोक्रेसी? तो ये जो चेंज के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, इट मेक्स एमिनेंट सेंस। कोई भी व्यक्ति इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। अगर आप देखना चाहते हैं कि दुनिया कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, देन यू मस्ट इन्वॉल्व द बिग प्लेयर। G20 भी तो एक संस्था है जिसमें और से देश है, वो तो 80% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट कर। नॉट ऑल ऑफ देम आर लिबरल डेमोक्रेसी, बट एक ग्रुप बना है। So the first thing to understand is that President Trump, और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने कहा है कि जो चीजें बनी हुई हैं, जो पुरानी इमारतें खड़ी हुई हैं, जो पुरानी संस्थाएं बनी हुई हैं, फ्रोजन नैरेटिव, वो कहानियां वहीं जमी हुई है, एक ट्रैक पे चल रही हैं, उनको अब बदला जाए, परिवर्तन लाया जाए। सेकेंड थिंग अबाउट दिस प्रेसिडेंट, भले आप उन्हें पसंद करें ना करें, तो वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। और तीसरी चीज, his friendship, his equation with our Prime Minister मोदी साहब के साथ वो बड़ा स्पष्ट है। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 की मीटिंग में फ्रांस में बुलाया गया, एंड ही हैड एक्सीलेंट बायलैटरल डिस्कशन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और इससे पहले कि हमारे दूसरे आपके मेहमान कुछ कहें, मैं ये कहना चाहता हूं दैट टुडे पर्सनल लेवल पे माय हार्ट गोज आउट टू अमेरिका। मेरी वहां पोस्टिंग रही है और जो 30 देशों में कर्फ्यू लगा है, जो अमेरिका जल रहा है इस समय, पूरी उम्मीद है they will bounce right back. America, like India, is a very resilient society. So my best wishes to people in the United States. अगर आप लोग ये कार्यक्रम देख रहे हो, our hearts are with you. ठीक है बोहरा जी। विष्णु प्रकाश जी, आपकी क्या कुछ राय है जिस तरह से अमेरिका ने घोषणा की है कि भारत को G7 में शामिल किया जाएगा?
देखिए G7 की जो बुनियाद रखी गई थी पहले वो देखते हैं। G7 अमीर देशों का एक क्लब है जी। और धीरे-धीरे उसकी जो ट्रंप साहब जो अप्रोच करना चाहते हैं, वो जैसे उन्होंने कहा है कि अब ये G7 रेलेवेंट नहीं रहा है, प्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये एक मत है शायद। सबसे बड़ी बात ये बाकी देश भी मानते हैं ये कोई G7 एक देश का क्लब नहीं है। तो पहले ये है कि ये वन ऑफ है। सिर्फ अमेरिका ये चाहता है कि ये जो अब वाशिंगटन में मीटिंग कब होगी ये नहीं, कि इसमें भारत कि ये G10 G11 में। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि जस्ट मेरे हिसाब सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ होता है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसमें कि मौका मिलता है कि ठीक है विष्णु प्रकाश जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हम रुक करेंगे अजय जी का। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अमेरिका का ये प्रस्ताव है कि अब G7 को G11 में तब्दील कर दिया जाएगा, 4 अन्य कंट्रीज को उसमें शामिल किया जाएगा, तो ये कितनी बड़ी सौगात भारत के लिए होगी और कितनी बड़ी जिस तरह से पेशकश भारत के लिए की गई है और कितना असर इसका ग्लोबल लेवल पर देखने को मिल सकता है? भारत के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, बट इसमें साथ में ये भी है कि वी हैव टू सी इट्स बेसिकली टू रिबफ चाइना। अब आप देखेंगे कि अमेरिका अभी ट्रम्प साहब बहुत नाराज़ है चाइना के साथ जब से कोरोना वायरस आया है। सो ही इज़ वेरी एंग्री एंड उसके साथ WHO के साथ को भी लपेटा गया है कि कि इंफॉर्मेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपरली। जो शुरू में हुआ कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक था एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा, that information according to Trump was suppressed by China and also by WHO at the behest of China। तो ये सारा खेल अब चाइना को ऑलरेडी ट्रम्प साहब ने बहुत सारे धमकियां दी है कि हम आपके वो टैरिफ्स लगा देंगे, ट्रेड डील ख़त्म कर देंगे। उसके साथ हांगकांग भी अभी आ गया है, ताइवान में भी बहुत सारी एक्टिविटी चाइना कर रहा है, तो उसके लिए भी अमेरिका नाराज़ है। तो ये सब मिला जुला के अब ना बेसिकली उसको देखते हुए मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब एक मैसेज देना चाहते हैं चाइना को कि वी कैन प्रॉप अप, जो इनफैक्ट बहुत सालों से चल रहा है, डिकेड से, कि इंडिया को प्रॉप अप किया जाए बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, इकोनॉमिक कंट्रीज़। तो इनफैक्ट मैं हमारे गेस्ट से पूछना चाहूँगा, मे बी विष्णु प्रकाश जी के साथ, अगर उनको आवाज़ आ रही है। विष्णु प्रकाश जी, आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? या मे बी डॉक्टर बोरा से। डॉक्टर बोरा, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन। अच्छा, क्या आई सी, मुझे जो लगता है जो ट्रम्प साहब का जो इंडिकेटर है कि आई सी इट एज अ मे बी इज दिस लाइक ए न्यू इंडिकेटर ऑफ ए न्यू वर्ल्ड इमर्जिंग, वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आई मीन। You are absolutely right. You know, the UN is an agency, the IMF, the World Bank, etc., the Bretton Woods Institution. ये संस्थाएं हैं, इनकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है long ago. Actually, I had a subsequent question on that. Yeah, please continue. तो ये नई रियलिटी है and the important thing to remember is हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा that you should be in G7. I mean, when you are taking ग्लोबल लेवल पे आप निर्णय कर रहे हैं जिनकी आर्थिक डायमेंशन है, हाउ कैन यू नॉट हैव द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन परचेसिंग पावर पैरिटी का। और बड़ी मतलब बात यह, अगर आप पर कैपिटल GDP लें तो जो G7 देश हैं उनमें से केवल यूनाइटेड स्टेट्स है जो फर्स्ट 10 कंट्रीज में है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल GDP। बाकी जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन कहीं पे नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं, इट्स नो फेवर टू अस, वी हैव टू बी एट ग्लोबलाइज्ड टेबल। ये लोगों को पता होना चाहिए कि आज में 130-135 करोड़ लोगों की आवाज है, वो सुननी पड़ेगी। वो एक कॉलोनियल जमाना था एंड आई वांट टू हाईलाइट दिस, 19th सेंचुरी में जब ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी और बेल्जियम और स्पेन बैठ के दुनिया का निर्णय करते थे, 15% दुनिया के नागरिक, बाकी 85% का भविष्य लिखते थे। अब नहीं है, अब दुनिया बदल चुकी है। हम लोग 2020 में हैं,
बाय द वे 2020 मीन्स परफेक्ट आईसाइट, और उम्मीद करता हूं कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अपने आईसाइट से देखेंगे। लिबरल डेमोक्रेसी इज नीडेड, एंड इन लिबरल डेमोक्रेसी भारत का जो रिकॉर्ड है, भारत का जो अभी तक हमने जो कुछ किया है, हमने सारी दुनिया को दिखा दिया है दैट नॉट ओनली आर वी कंप्लीटली ओपन एंड ट्रांसपेरेंट बट वी आर कमिटेड टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इसके साथ हमने जो इकोनॉमिक तरक्की की है, आई मीन 3-4-5 बिलियन डॉलर आप देशों को दे रहे हैं जो बाकी विकासशील देश हैं फॉर देयर डेवलपमेंट। 150 कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो हाउ कैन यू कीप देम आउट? यू हैव टू एक्सेप्ट रियलिटी। ये है कि ये जो देश है भारत, आपका देश, मेरा देश, विश्व गुरु जिसे हम कहते हैं, पूरी दुनिया मानती है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, ये है वो है। यू हैव टू हैव अ सीट एट द हाई टेबल ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन। It's no favor. It's a recognition of India's strength. Correct. समझ रहे हैं ना मैं आप? जी करेक्ट। विष्णु प्रकाश जी, ये कोई हम पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, ये हमारा अधिकार। राइट सर। विष्णु प्रकाश जी, कैन यू हियर मी? जी, आई कैन हियर यू। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू, इज ये जो ट्रम्प साहब का जो डिसीजन है, इज इट ऑल्सो कैन वी सी इट एज ऑल्सो मतलब ऑफशूट ऑफ द कंसर्न्स इन द वेस्ट, जो है कि कोरोना वायरस की वजह से दे आर ऑल गोइंग इनटू रिसेशन एंड चाइना कुड बी इमर्जिंग कंट्री इकोनॉमिकली एंड स्प्रेडिंग इट्स टेंटिकल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, सो कैन इट ऑल्सो बी लिंक्ड टू दैट? वेल, एज फार एज जहां तक ट्रंप साहब का सवाल है कि क्या किस चीज को किस चीज के साथ लिंक करते हैं, ये मुझे कहना बड़ा मुश्किल लगता है। जाहिर है कि जो चीन के साथ उनका रिश्ता है, या इस वक्त जो कोरोना वायरस की समस्या है, उसका भी प्रभाव है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं। उससे पहले मैं एम्बेसडर दीपक वोरा, जो मेरे सीनियर कुलीग हैं, उनको नमस्कार करूंगा, और मैं कहना चाहूंगा कि मैं बड़ा खुश हूं कि उनके साथ मैं आपके साथ सबके साथ चर्चा कर रहा हूं। इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस सर। जहां तक G7 की बात है, मैं जो पहले कह रहा था कि इसका सबसे बड़ा लाभ मुझे ये लगता है कि ये एक और फोरम बन जाता है, इंटरनेशनल फोरम, जहां हम प्रेजेंट होंगे और हम जो बायलैटरल तौर पे बातचीत कर सकते हैं। मैंने ये देखा इंटरनेशनल फोरम्स में, जो फोरम में से फायदा होता है उससे ज्यादा जो साइडलाइंस में बातचीत होती है उसका फायदा होता है। अब जहां तक G7 की बात है, ये एक अब 7 अमीर देशों का ग्रुप है, तो ये नहीं मालूम कि उनकी क्या राय है। एक की राय से बात नहीं बनती है। जहां तक एक आदमी की राय है, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी, कि 2018 में जब G7 की मीटिंग हुई थी कनाडा में, तो उसमें तू मैं हो गई थी, और जो बड़े काफी पब्लिकली ऐसे एक्सचेंज हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी, स्टेटमेंट भी नहीं जारी हो सकी। जो 2019 में G7 की मीटिंग हुई है फ्रांस में, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। तो सवाल ये है कि सब देशों की क्या राय है? क्या ये एक और टॉक शॉप बन जाएगी? क्या ये G20 को रिप्लेस करेगा? क्या G10, G11 के लिए सबकी सहमति होगी? That is why I asked. I think you could not hear. कि is it indicator of a new world order? Sorry. That's what I'm saying कि मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सिर्फ एक इंडिकेटर मैंने बोला, इंडिकेटर आई सेड। जी, मैं देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, ये तो है ही कि भारत बड़ी तेजी से उभर रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। पॉलिटिकली हमने बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है। तो जहां तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात है, वहां भारत का होना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल मानता हूं। जब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, तभी करते हैं कि वो आउटडेटेड हो गई है। पर इज द वर्ल्ड रेडी? क्या मुझे जो शुभा रहता है वो ये रहता है कि इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं कि उसमें से कोई ज्यादा निकलता नहीं है। और अगर तो ये राय है सब देशों की, जो कि ये G10, G11 बनेगा, कि हम लोग एक जो एजेंडा को रीफॉर्मेट करेंगे, हम जो उभरते देशों में, उभरती इकोनॉमीज की भी बातचीत करेंगे, तब तो ये हमारा इसके साथ जुड़ने में फायदा है।
अगर ये वन ऑफ है या एक देश को किसी को टारगेट कर रहा है या इनके एक बिल्कुल टॉक शॉप बन के रह रही है, तो इसमें हमारा जुड़ना सिर्फ इसलिए कि G7 है या G10 हो जाएगा, मुझे इसके बारे में मैं सहमत नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे आप जानते हैं अजय जी, शायद आप भी थे जब हम लोग 2008 में वॉशिंगटन गए थे G20 के लिए, जब शुरुआत हुई थी, आप थे ना तब? मैं नहीं था उसमें। और अच्छा, तो मैं G20 में जब G20 की शुरुआत हुई थी समिट लेवल पे, मैं एसोसिएटेड था पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में जो लंदन में हुई। तो उस वक्त G20 प्रोसेस में लोग इन्वेस्टेड थे, कमिटमेंट थी, तो काफी कुछ निकला। और अब उसके बाद क्या हो रहा है, एक बिल्कुल लोग मिलते हैं और कुछ नहीं निकलता। G20 ने तो G7 को रिडंडेंट कर दिया था ऑलमोस्ट। ये मैं नहीं समझता कि विष्णु, जस्ट वन कमेंट कि 2018 में यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, दो उनके स्कॉलर्स ने, यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने कहा कि G7 जो उसका प्रेजेंट फॉर्मेट है, इट इज नो लॉन्गर रेलेवेंट, से रिप्लेस किया। तो दिस कॉन्वर्सेशन हैज बीन गोइंग ऑन। जैसा मेरे कॉलीग एम्बेसडर विष्णु ने कहा कि आप लोग जो निर्णय कहे थे, डू यू बिकम अ टॉक शॉप और इज देयर प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन ऑन द ग्राउंड, एट द ग्राउंड लेवल जो आप निर्णय देते हैं? मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि आप आज बताएं, आप तो विशेषज्ञ हैं, कि मुझे एक दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन मल्टीलैटरल बताएं जिसमें कि कोई रेलेवेंट बात निकल रही है। दिक्कत ये हो गई है कि इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ इम्प्लीमेंट हुआ हो नहीं, इम्प्लीमेंट तो बात की बात है, पहले कोई निष्कर्ष पे तो पहुंचे। अब जो वर्चुअल G20 समिट हुई थी, जो अभी जो प्रधानमंत्री जी ने एनकरेज किया था, क्या निकला? हम लोग इस वक्त कोरोना वायरस, आई थिंक दैट वाज अ फॉर्मेलिटी, दैट वाज अ फॉर्मेलिटी। जी सॉरी, वो एक फॉर्मेलिटी थी। आई थिंक दैट दे फुलफिल्ड दैट। इस वक्त दिक्कत ये है कि दुनिया बटी हुई, कॉन्वर्सेशन रहना चाहिए, दुनिया बटी हुई है। और क्योंकि हम लोग एक तो एजेंडा इतना बढ़ा देते हैं, एक तरह से क्रिसमस ट्री है जो हर एक आके अपनी अपनी ऑर्नामेंट लगाता रहता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फोकस होता है, वो फोकस डाइल्यूट हो गया। तो मुझे बस कष्ट ये होता है, या कि बहुत अच्छा है कि G7 है, G20 है, G11 है, GX है, GY, भाई साहब उसमें मुद्दे की बात क्या हो रही है? तो वो मेरा सवाल ये है कि अगर तो इसमें फोकस है तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, पर सिर्फ ऑप्टिक्स है तो अगर मैंने निश्चय लेना होगा तो शायद मैं उसके बारे में सोचूंगा। ठीक है डॉक्टर वोरा, आई वांटेड टू आस्क यू, आप कह रहे हैं कि इंडिया जैसे अभी ये जो इनफैक्ट ट्रम्प ने बोला है कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ G7 एंड ऑल, बिकॉज इट्स यू कैन नॉट बी, एज ही सेड कि वर्ल्ड हैज चेंज्ड एंड ऑल. So we as India have been saying for long that world has changed, like UNSC, UNSC character has to change because the world has changed, IMF has to change, it is not representative, no longer representative. So is it time to now push for India's candidature for permanent seat in UNSC? You know, जो existing structure है UN का, वो आप समझते हैं कि पहले वो जनरल असेंबली में डिस्कस होगा, वहाँ 2/3 मेजोरिटी होगी, फिर I'm not talking about the processes, sir. I'm talking. No. It's important to remember that it will be vetoed in the Security Council. There is no question that we should be there, but the reality is that unless you change the existing structure, उसको नहीं बदलाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा. इनको हम फ्रोजन नैरेटिव्स कहते हैं. ये पत्थर में कहानी लिखी गई है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा. So the first, I believe, significant move. Doctor, अगर the point अगर G7 को G11 बना रहे हैं, that's a significant move. No, the point I was trying to make is India has been saying the world has changed, and the multilateral organization should also change, be representative, and Trump also now says the same thing. So there is a consonance of maybe views. So using that, absolutely, using that as an instrument. There is no question that across the world, from the smallest country to the most powerful, कहते भी कुछ बदलना चाहिए. सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने हुकूमत बना रखी, मतलब
क्या वो स्वीकार करेंगे कि दुनिया बदल चुकी? स्वीकार भी करेंगे, दे अंडरस्टैंड इट, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। एंड दैट इज द बिग चैलेंज। सो व्हेन ट्रम्प, जिसको लोग मैवरिक प्रेसिडेंट कहते हैं, बट आई पर्सनली बिलीव कि उनका ही हैज हिज ईयर टू द ग्राउंड, को समझते हैं, देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। भाई इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था बराक ओबामा, वो 3 बार भारत आए। फर्स्ट टाइम इन अमेरिकन हिस्ट्री कि उनका एक राष्ट्रपति 3 बार एक देश में जाए। ट्रम्प साहब एक बार आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से कई बार मीटिंग्स होगी। ऑल दिस मिस्टर शुक्ला, वी कॉल इट सिग्नलिंग। ये समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, क्या सिग्नल मुझे दुनिया को देना चाहिए। एंड दिस सिग्नल, इस समय जो ये कह रहे हैं, इट कोइंसाइड्स विद इंडियाज पोजीशन। जो भारत की आर्थिक ताकत है दुनिया में, मिलिट्री ताकत है, चौथे स्तर पर फोर्थ मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, देयर इज नो रीजन, नोबडी कैन अपोज द फैक्ट दैट ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं, कोई नहीं ये कहेगा कि इसमें कुछ गलती है, ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली व्हाट एम्बेसडर विष्णु हैज सेड, you expand it but then have a particular focus. तो विष्णु जी को मैं I want to ask the same question to you, विष्णु जी, about the UNSC. ऑडियो इतना क्लियर नहीं है, मुझे सवाल प्लीज थोड़ा सा दोहरा देंगे। सवाल मेरा ये है कि इंडिया हैज बीन सेइंग फॉर लॉन्ग द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNSC, IMF, वर्ल्ड बैंक आर नो मोर रिप्रेजेंटेटिव in the real sense. And Trump Saab abhi now says uses the same language when he says that India and South Korea and Australia and Russia should be, because he says that world has changed. So should we use that to maybe give a renewed push to our membership? I mean, our देखिए, बिल्कुल ठीक है कि बाकी सब देशों ने कहना शुरू कर दिया, पर मुझे जो लगता है ना, वो एक ऐसा ही सिचुएशन है कि एक बड़ा हाथी है और लोग अलग अलग जगह पे खड़े होकर हाथी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अलग अलग होती है। हमारा जब कहना है कि दुनिया बदल गई है, समय बदल गया है, तो हम उस बात की कहते हैं कि डेमोक्रेटाइज कीजिए इंस्टीट्यूशंस को, जो हर एक देश का रोल है जिसके हिसाब से उनको रिप्रेजेंट होना चाहिए, वो कीजिए। जब राष्ट्रपति ट्रंप या अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, उनका मतलब यह है कि जब पहले हम जो कहते थे वो सब सुनते थे, अब नहीं सुनते हैं। तो ये एक धारणा अलग अलग है सबके। तो इसमें जो एक चीज आपको एम्बेसडर विष्णु ऑल्सो एंड माय अदर कॉलीग याद रखें कि भारत एकमात्र देश है अमंग्स द लिबरल डेमोक्रेसी जिसका कोई कॉलोनियल बैगेज नहीं है, कोई इसको अपोज नहीं कर सकता। बाकी सब देश हैं, वेदर ब्रिटेन या फ्रांस, जितने भी बैठे हुए हैं, कनाडा हैज इट्स ओन इश्यूज विद द यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत कुछ है। हमारे पास कोई इस प्रकार का बैगेज नहीं है। वी आर यूनिवर्सली ट्रस्टेड एज अ गुड पीपल। तो मैं अपनी अगर बात और उसी के साथ ताकत, मैं अगर अपनी बात पूरी कर सकूं तो ये है कि एक फैशन बन गया है हर एक देश के लिए कहना, पर देखिए इफेक्टिवली क्या हो रहा है। इफेक्टिवली मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, पर एक जो देश है जो 1947 में जिसके बारे में कहा जाता था कि सूरज नहीं डूबता इस देश के ऊपर, आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन करना हो तो बताइए किस पहलू से उनको आप परमानेंट मेंबर बनाएंगे। आज उनका सब कुछ डूब गया है। तो हालात बदल चुके हैं, पर कोई मानना नहीं चाहता। जो पावर में है, जो बैठा हुआ है, वो हिलना नहीं चाहता। हर एक आदमी, हर एक देश अपने आप को उसमें, अच्छा उसके बाद स्पॉयलर्स हैं, एक कॉफी क्लब है, चाय क्लब है, सोडा क्लब है, तो वो अपने लगे हुए हैं। तो दिक्कत ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में स्टेलमेट हो गया है। तो ये सबसे दिक्कत है। और इससे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि जब कोरोना वायरस की महामारी की बातचीत करना चाहता था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो करने नहीं दिया गया। तो मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं कि ये चीजें को हमको सब कुछ देखते हुए, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है बड़ा स्ट्रांग है, हमारा डेवलपमेंटल एजेंडा है। और जैसे भी है, जैसे एम्बेसडर दीपक वोरा ने कहा कि भारत एकमात्र देश है शायद जिसकी उन्नति में दुनिया इन्वेस्टेड है, सिवाय एक या दो देशों को छोड़ के। हर एक देश चाहता है कि भारत उनकी उन्नति हो, इसलिए चाहता है कि भारत एक खतरा नहीं है किसी को। भारत एक अमन पसंद देश है। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बायलैटरल, प्लूरिलैटरल, मल्टीलैटरल
अपनी पार्टनरशिप्स बनाते जाएं और अपने विजन की तरफ आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू एम्बेसडर विष्णु। आपने अभी जिक्र किया था, आपने देश का नाम नहीं लिया। वो ऐसा देश जिस पे कभी सूरज डूबता नहीं है, उसके बारे में हम कहते हैं डूबता नहीं है क्योंकि भगवान भी भरोसा नहीं करता उन लोगों पर अंधेरे में। That was the joke that people used to crack about the sun never setting on a particular empire. Reality ये है that Victor Hugo साहब जो फ्रेंच राइटर थे कह गए थे, दुनिया की कोई ताकत एक आइडिया को रोक नहीं सकती जिस आइडिया का समय आ चुका है। और पिछले 3-4 साल से जो हम देख रहे हैं, बराबर ये आइडिया अब आता जा रहा है दैट इंडिया का रोल इंटरनेशनली शुड बी मच ग्रेटर देन व्हाट इट हैज बीन। And I believe this is an idea whose time has come. तो अगर UN Security Council या reformed UN में हाई टेबल पर, G7 या G11 में हाई टेबल पर, G20 में ऑलरेडी है, G77 में है, जहां जहां people are able to understand the important significance of India, message of India, वहां पर हम जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर वोरा, I've lost your voice. I can't hear you. Can you hear me now? Yes. अभी जैसे इनफैक्ट यूएस के मूव्स है विच इज़ लाइक अगेंस्ट चाइना, प्रॉपिंग इंडिया अगेंस्ट चाइना एंड ऑल दैट, विच हैज़ एक्चुअली बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम। तो उसी बीच में चाइना से थ्रू ऑफिशियल मीडिया कमेंट्स आते हैं कि इंडिया शुड नॉट फॉल प्रे और फॉल इन द ट्रैप ऑफ यूएस बाय डूइंग ऑल दैट। तो हाउ डू यू सी दैट? जो चाइना के साथ इस समय इश्यूज हैं, we've had these earlier. These have been resolved. वो लोग, but they're very fond of teaching lessons to countries. 62 में कहते थे we taught India a lesson, 79 में कहते थे we taught Vietnam a lesson, etc. etc. वो जमाने खत्म हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों का mindset शायद नहीं बदला है। Now anybody propping up India against China, so you are assuming that we need propping up. We don't. We are quite capable of handling it on us. जो इश्यूज हैं हम करेंगे। डोलाम क्राइसिस हुआ था, आपको याद होगा, 2 साल में हुए। यस, देयर वाज सम सपोर्ट हमें मिला था कुछ देशों से, बट वी हैंडल्ड इट ऑन आवर ओन, एंड दैट इज द न्यू इंडिया। वी विल नॉट ब्लिंक पर जो हम समझते हैं हमारा अधिकार है और सही है, वी विल होल्ड ऑन टू आवर पोजीशन, व्हिच इज व्हाट वी आर। वी डोंट नीड टू बी प्रॉप्ड अप। Those people, just countries that think by supporting India, they will gain something by reducing the stature of China, वो उनकी कैलकुलेशन, हम कुछ नहीं कहेंगे। As far as China is concerned, nobody denies today that they are not comfortable at all. There is a certain aggressiveness आया है उनकी तरफ, certain assertiveness. पहले assertiveness था, अब aggressiveness आ गया है, क्योंकि they are feeling very uncomfortable. उनको बुरा लग रहा है, सारी दुनिया कह रही है कि शुरुआत आपसे हुई थी। बॉयकॉट चाइना का मूवमेंट कितना तगड़ा बन रहा है, भारत में नहीं, बहुत जगह पे हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले कहा था इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। No, it is led by the West, of course, by USA. वो तो we know. Exactly. और WHO के डायरेक्टर जनरल जो हैं, अभी भी हैं, अभी तक गए नहीं हैं, उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि चाइना ने कहा। अब चाइना कह रहा है कि ओके इसके बाद हम करेंगे, तो वो भी कहेंगे अच्छा इसके। The reality is that China का जो इंटरनेशनल स्टैचर है वो इस समय it has been negatively impacted और correspondingly भारत का बढ़ रहा है। So you can't stop this. You know, we don't need anybody's support. जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि हमको लड़वाना चाहते हैं किसी के साथ, वो इसलिए that they see that there is justice on our side and the size of an economy like India, the military power like India, उसको आप बाहर नहीं रखते। ठीक है, तो मिस्टर विष्णु जी, कैरिंग ऑन दैट क्वेश्चन, आपको ये जो लाइक चाइना, एज ए सेड कि चाइना इज सेइंग दैट इंडिया शुड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ अमेरिकन्स, एंड भाई साहब ट्रंप ने भी अभी बोला कि हम आपके मीडिएशन करेंगे, एंड देन ही गॉट अ ब्लडी नोज कि भाई आप कुछ, वी डोंट नीड यू। सो हाउ डू यू सी दिस? एंड एक्चुअली देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट विद यूएस आल्सो। एक्चुअली पीपल से कि यू शुड नॉट ट्रस्ट अमेरिकन दैट दे विल कम टू योर रेस्क्यू और हेल्प यू even if there is a war with China. देखिए, हम एक बहुत बड़े देश हैं, हमारी महज आबादी 135 करोड़ की है। हम जानते हैं अपने कि हमारे हित में क्या है, और हमारा एक ही पार्टनरशिप है, एक ही लक्ष्य है, वो है भारत की उन्नति चाहते हैं, भारत की प्रोग्रेस चाहते हैं। तो हम किसी भी के भी ना दबाव में आते हैं, ना किसी
के कहने पे कुछ करते हैं या नहीं करते। जहां तक महाशक्तियों की बात है, बड़ी शक्तियों की बात है, उनके बारे में तो बड़ा सरल है कि वो कहती कुछ है, करती कुछ। महाशक्तियों के बारे में ये कहा जाता है कि उनका दुनिया से कहना है कि आप वो कीजिए जो हम कहते हैं, वो नहीं कीजिए जो हम करते हैं। तो ये बहुत फर्क है। अब रही चीन की बात, 1972 में चुपचाप जब अमेरिका के साथ दोस्ती कर ली थी तो हक था, क्योंकि मैं चीन हूं। जब ओबामा साहब शायद 2009 में गए थे बीजिंग में और G2 की बात हो रही थी, जब चाइना को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही थी या कहा जा रहा था कि चाइना साउथ एशिया में पीस और सिक्योरिटी बनाएगा, तो बिल्कुल ठीक था। अगर चीन अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाता है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो चीन है। अगर भारत बढ़ाता है तो गलत है। तो ये तो महाशक्तियों की, बड़ी शक्तियों का खेल है। अब हकीकत ये है कि चीन एक हमारा दोस्त मुल्क नहीं है। चीन भारत की उन्नति नहीं चाहता, ये हकीकत है। मैं इसको घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। चीन पाकिस्तान के साथ और देशों के साथ जितना भी भारत के रास्ते में रुकावट डालना चाहता है, डाल सकता है, डाल रहा है। अच्छा, जहां तक अमेरिका की बात है, ये सही है कि लगातार हमारा रिश्ता बढ़ रहा है। हम दोनों प्रजातंत्र हैं, हम अब एक दूसरे को समझते हैं और हमारा रिलेशनशिप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो हमारे हित में है, पर हम चीन के एलाई नहीं हैं। हम चीन के अमेरिका के एलाई नहीं हैं। हम अमेरिका के दोस्त हैं। जो हमारे हित में होगा करेंगे, जहां नहीं होगा वो नहीं करेंगे। आप सबको याद है कि हमको इनकरेज किया गया था कि आप अफगानिस्तान के जो मामले में शामिल हुई, अपने सोल्जर्स भेजिए। हमने क्या किया? हमने मना कर दिया। जब इराक पहला गल्फ युद्ध हुआ था, तब कहा गया था कि साहब आप इराक थिएटर में अपने सोल्जर भेजिए। हमने क्या किया? नहीं किया। अब कहते हैं हमको कि आप रशिया से हथियार ना खरीदें। हम वो लेंगे क्योंकि हमारे हित में है। तो मैं आपके जरिए आश्वासन देना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि भारत एक की जो राजनीति है वो सूक्ष्म राजनीति है, सक्षम राजनीति है, और हमारी लीडरशिप जानती है कि क्या हमारे हित में है, क्या नहीं है। और हम एक बड़ी ताकत है, बड़ा देश है, भविष्य हमारे साथ है। और इफ आई मे इंटरप्ट यू, अभी जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का समिट होने वाला है, वर्चुअल समिट, एंड अगेन देयर इज अ टॉक अबाउट क्वाड। दैट क्वाड आई हैव सीन 2008 से देयर हैज बीन अ प्रपोजल एंड देन इट हैज गॉन नोवेयर। कोई कंट्री भाग जाती है, समथिंग लाइक दिस। In fact, Australia was one of the countries which actually shied away from initially. तो अभी फिर से वही चर्चा हो रही है क्वाड की। So maybe you can throw some light on that since you were involved. जी, जो क्वाड है, अगर आप, मैं इस इतिहास में नहीं जानना चाहता, पर जब क्वाड का इतिहास देखें तो ये जापान और ऑस्ट्रेलिया की एनकरेजमेंट से हुआ था। पर 4 साल के अंदर क्योंकि चीन का बहुत दबाव था ऑस्ट्रेलिया में, एंड ऑस्ट्रेलिया भाग गया था, या हाँ, वो उसमें क्वाड में से निकल गए। तो अब ये ऑफिशियल लेवल पे था और ये बेसिकली टेंटेटिव है। इसमें एजेंडा कोई फिक्स नहीं है। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है डायलॉग का। No, basically it was for sea lanes, ensuring the free movement of in sea lanes. अजय जी, बहुत लाइन खराब है। मुझे आपकी लिप रीडिंग से कुछ समझ आता है, आवाज से नहीं समझ आता। तो जरा दोबारा बताएं प्लीज, क्या कह रहे हैं? आई एम सेइंग, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, क्वाड का बेसिक कॉन्सेप्ट था टू एंश्योर फ्री मूवमेंट, आई मीन इन सी लेन्स इन द इंडियन ओशन रीजन। एक्चुअली दैट वाज द बेसिक आइडिया व्हिच फॉर द क्वाड। अगर आप फ्री मूवमेंट की बात करते हैं, देन ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस आता है कि कौन ब्लॉक कर रहा है उस फ्री मूवमेंट को। सॉरी डॉक्टर वोरा, आई थिंक विष्णु प्रकाश जी कह रहे थे। गो अहेड एम्बेसडर, विल कम बैक टू यू सर। नहीं, जो मुझे समझ आया कि आप पूछ रहे हैं कि क्वाड का क्या था, फ्री मूवमेंट किसकी बात कर रहे हैं? इन द इंडियन ओशन रीजन फॉर सी लेन्स, एंश्योरिंग फ्री सी लेन्स। कैन यू हियर मी? हाँ, कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, हैविंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, freedom of global commons. But China thought it is like containing us and surrounding us. देखिए, जो कमरे में हाथी है, there is an elephant in the room, वो सब जानते।
और कोई बात करता है उसके बारे में, कोई नहीं करता है। पर क्या क्वाड का मकसद क्या है? क्वाड का मकसद ये है कि जो 4 देश हैं जो कि प्रजातंत्र देश हैं, जिनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिमिलर हैं, जो कि अमन और शांति चाहते हैं, वो सिक्योरिटी पे, इकोनॉमी पे जो अहम पहलू हैं उस पे बातचीत करते हैं। और इसलिए देखते पर सबसे जो चीन ने कोशिश की है बताने की कि देखिए ये हमारे अगेंस्ट है, मत कीजिए। पर हकीकत यह कि हम चीन से भी बातचीत कर रहे हैं, हम RIC में भी हैं, रशिया इंडिया चाइना फोरम है, रशिया इंडिया चाइना, तो वो कोई अमेरिका के खिलाफ नहीं है, अमेरिका ने तो कुछ नहीं कहा। हम SCO में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, तो हम हर एक देश के साथ बातचीत करना चाहते हैं। पर दिक्कत ये है अजय जी इस वक्त कि जो चीन एक टोटलिटेरियन मुल्क है, उनका जो एजेंडा है वो ये है कि अमेरिका को सप्लांट किया जाए और एक चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए। करेक्ट। तो और उसमें जो सबकी सिक्योरिटी का के बारे में क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब देखें, चारों तरफ निगाह दौड़ाएं, चीन ने साउथ चाइना सी में क्या किया है, उसको मिलिटराइज कर दिया। ताइवान के साथ देख लीजिए, हांगकांग के साथ देख लीजिए, इंडिया के साथ देख लीजिए, तकरीबन हर एक देश के साथ जो उनके पड़ोस में है उनके साथ उनकी अनबन है। वो एक बराबरी का रिश्ता नहीं चाहते हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या चाहता है उससे आई थिंक दे हैव एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स बेसिकली। जी, may I come in at this point? मुझे एक मिनट खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। जो मेरा मत ये है कि, और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि चीन एक महाशक्ति है, चीन आगे बढ़ेगा, चीन को कंटेन नहीं किया जा सकता। और भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा, चाहेगा कि चीन को कंटेन किया जाए। हम चीन के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप चाहते हैं, पर हम भी चाहते हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो हमारे कोर कंसर्न्स हैं, उसको चीन रिस्पेक्ट करे। चाइना प्लेज बाय द बुक, इंटरनेशनल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करे। अब तो ये एक तरफा नहीं हो सकता जी। तो जो कोशिश है क्वाड के थ्रू और बातचीत के थ्रू ये है एक संदेश भेजना चीन को कि देखिए आप एक बड़े मुल्क हैं, आप जो सब देशों के साथ उस तरह से बिहेव कीजिए जो इंटरनेशनल लॉ के अनुकूल हो। तो ये बात है, इसमें ये बात नहीं है कि कोई किसी को कंटेन करना चाहता है। साहब, जो कैटल है जिसमें पानी उबल रहा है, आप उसको नहीं कंटेन कर सकते, तो चीन जैसे देश को आप कैसे कंटेन कर सकते हैं? कम से कम भारत की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। जी डॉक्टर वोरा ना प्लीज आप कुछ। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो 4 देश ट्रंप साहब ने कहे हैं जिसके ऊपर इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, तीनों की अपनी समस्याएं हैं चीन के साथ। चौथा है रशिया, विच अमेरिका स्टिल ट्राइंग किसी तरह को उससे अलग कर ले। सोवियत संघ के टूटने के बाद रशिया हैज बिकम द जूनियर पार्टनर इन द रिलेशनशिप विद चाइना। पहले उनको निकाला था, वापस इनको करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये सारे देश हैं जिनकी समस्याएं हुई हैं चाइना के साथ। एक आप इस नजरिए से देख सकते हैं। दूसरा, व्हाट हैज बी सीन वेरी क्लियरली कि लिबरल डेमोक्रेसी का ये फोरम है, रिच लार्ज इकोनॉमीज, लिबरल डेमोक्रेसी, उसमें चीन की जगह नहीं है। तो अगर चीनी नाराज होते हैं, इससे बड़ा टू बैड, बिकम अ लिबरल डेमोक्रेसी बन जाइए, तो आपको ट्रंप साहब शायद अगर वो चाहें तो वो शामिल कर सकते हैं। अभी तो G2 की बात भी चल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में। So the G's don't make any difference. What is important is, as Ambassador Vishnu has said, कि भारत की आवाज हर फोरम पे सुनी जाए। पूरी दुनिया को ये भरोसा है, विश्वास है, चंद 1, 2, 3 देश छोड़कर, that India means well for the rest of the universe. भारत चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति हो और विकास हो, and we are willing to share that. You know, please don't forget one important thing. भले ही हम कई $1 बिलियन एड में नहीं दे पाते, लेकिन जो हम मदद करते हैं 152 या 155 विकासशील देशों की, इट्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप, दिस दैट, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बन सके। ये बहुत ही अहम डिफरेंस है बिटवीन द काइंड ऑफ असिस्टेंस जो भारत देता है और कुछ और देश इंक्लूडिंग चाइना जो देते हैं कि पैसे ले लो, हम आके ये बना देंगे। हम कहते हैं कि हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे ताकि वही प्रोजेक्ट आप खुद कर। That is why we are respect. ठीक है डॉक्टर वोरा, जब जीज की बात हो रही थी, वी ऑल्सो हैड ए G4
for the economic for We had a G4. India's membership. I mean for the UNSC reforms के लिए हम बनाए थे. I don't know where it is now. I'm sorry. I don't know where it is now. I can't hear your question. What was the question? India had also formed a G4 with I think Germany, South Africa, and I think Brazil. For Security Council permanent. Security Council reforms के लिए. I don't know where that group is now. Germany, Japan, Brazil और भारत वो बातचीत होती रहती है, बैठे हैं कॉफी पीते हैं, but unless fundamental reform हो इस बहुत पुराने डायनासोर में जिसको आप संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, यू कॉल इट द यूनाइटेड नेशंस, मैं उसको कहता हूँ डिसयूनाइटेड नेशन. तो जब ये लोग जब तक उस फॉसिल में आप कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे, आप जितने मर्जी कॉफी क्लब बना लीजिए, G4, G5, G10, तो फर्क नहीं पड़ने वाला. बट द रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन रोल, अब ट्रम्प साहब ने कहा है, एंड टेकिंग अदर कंट्रीज जो वो समझते हैं कि ग्लोबल हाई टेबल पर, इकोनॉमिक हाई टेबल पर वो अच्छा रोल किरदार निभा सकते हैं. आई बिलीव दैट इज a recognition of India's picture. Vishnu ji, maybe you can say where that G4 is now about UNSC reforms. G4 का वही पोजीशन है, कभी अलग हो जाते हैं, कभी मिल जाते हैं, but it's not very active. I think it has not been meeting for years. It has not been meeting. No, it's missing in action at this time. विष्णु जी आपसे. जी, G4 देश जो चारों देश हैं वो उन्होंने अब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीख लिया है. जब शुरुआत हुई थी तो बीच में कभी मतभेद था, जैसे कोई अलग हो जाता था, कोई अपनी कोशिश कर लेता था. अब चारों देशों ने देख लिया कि अगर हम इकट्ठे होंगे तो हमारी सुनवाई ज्यादा होगी, हमारा इम्पोर्टेंस ज्यादा होगी. तो ये G4 एक अच्छा ग्रुपिंग है, इनके आउटलुक मिलते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं. तो जो बट earlier there used to be regular meetings, अब I don't think होती है. अभी भी रेगुलरली होती है, पर जैसे जब UNGA में UNGA का सेशन होता है तब होता है, या मार्जिन्स में इंटरनेशनल फोरम्स पे होती है, तो मीटिंग्स तो होती हैं. और आप देख रहे हैं कि एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट अब बन गया है जिसपे UNGA और UN जनरल असेंबली उस पर टिप्पणी कर रही है. वो 15 पेज का डॉक्यूमेंट. अब दिक्कत ये है कि दोबारा से ये है कि कितने सदस्य हों, परमानेंट मेंबर्स कितने हों, नॉन परमानेंट कितने हों, रोटेशन हो कि ना हो, लॉन्गर रोटेशन हो, वीटो हो कि ना हो. तो बहुत बुनियादी चीजें हैं, क्योंकि बात यही रह जाती है कि जिनके पास वीटो है वो डाइल्यूट नहीं करना चाहते, जिनके पास क्षमता है या क्षमता नहीं है वो भी मेंबर बनना चाहते हैं. पॉलिटिक्स भी आ जाती है. तो जो प्रोग्रेस हो रही है बहुत धीरे हो रही है. मैं यही उम्मीद करता हूं कि मेरे जीवन काल में शायद 10-20 साल में कोई ना कोई हल निकलेगा. ये जल्दी निकलने वाला नहीं है. पर अगर आप डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे इन इंस्टीट्यूशंस को तो इनकी रेलेवेंस लगातार खत्म होती जाएगी. और डॉक्टर जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तो कहा है, अभी फरवरी में कहा था कि यूएन इतनी इनइफेक्टिव अपनी हिस्ट्री में नहीं हुई है कभी, और वो हकीकत है. तो जो बड़े देश हैं उनको ये निर्णय लेना होगा कि आप एक ऐसी संस्थाओं को चलाते रहें जिसकी कोई मान्यता ज्यादा नहीं है, जिनकी क्षमता नहीं है, या बदलाव करें. तो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशंस है उनको करना. जी, आई थिंक हमारा टाइम खत्म हो रहा है. आज वक्त की कमी है. बहुत शुक्रिया हमारे सब मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए. दीपक बोहरा जी आपका बहुत शुक्रिया, विष्णु प्रकाश जी बहुत शुक्रिया, अजय जी सर आपका बहुत शुक्रिया. जिस तरह से अब अमेरिका ने भारत को G7 यानी कि विकसित देशों के समूह में शामिल करने की घोषणा की है, इसके बाद देखने वाली बात हुई कि भारत अब ग्लोबल लेवल पर कितना आगे बढ़ पाता है और कैसे अपनी पहचान को और ऊपर पहुंचा पाता है. इसी के साथ फिलहाल यहाँ नहीं, APN न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है.